नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में। तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था काल विभाजन का? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमने पिछली क्लास में बताया था। इसके पश्चात में फिर काल विभाजन और नामकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन हमने बताया। इसके पश्चात में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो 900 वर्षों का इतिहास है, वो जो काल विभाजन है वो उसको हमने बताया। उन्होंने दो आधार पर काल विभाजन किया। पहला जो कालक्रम के आधार पर काल विभाजन किया और युगीन परिस्थितियों के आधार पर काल विभाजन किया। ठीक, तो आज अब जो अगले विद्वान आए वो कौन से? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। ठीक, देखिए इसमें भी एक सारणी बना लेते हैं ताकि समझने में या याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। देखिए, इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो नामकरण किया वो क्या किया कि आचार्य शुक्ल को ही आधार मानकर किया। तीन काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को ज्यों को त्यों रखा उस हैं। लेकिन जो पहला जो युग था आदिकाल, आचार्य शुक्ल द्वारा जो दिया गया नाम था, उसमें थोड़ा सा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संशोधन किया और उसको दो भागों में विभाजित किया। तो पहला जो युग था डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो काल विभाजन, वो था संधि काल। और इसकी जो समय सीमा दी इन्होंने वो क्या दी? संवत 750 से संवत 1000। इसके पश्चात में दूसरा जो नामकरण किया वो क्या? चारण काल। इसकी जो समय सीमा थी वो क्या? 1000 से संवत 1000 से 1375 तक। ठीक, लेकिन जो आचार्य शुक्ल थे उनकी भी जो आदिकाल की समय सीमा थी, वो अंतिम जो समय सीमा थी वो 1375 थी। यानी इससे पहले ही उन्होंने थोड़ा पीछे से और लिया, उसमें संशोधन करके दो भागों में विभक्त किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। पहला संधि काल और दूसरा चारण काल। इसके पश्चात में फिर आता है आपका भक्ति काल। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या थी? संवत 1375 से संवत 1700 तक। रीति काल की जो समय सीमा थी वो क्या? संवत 1700 से संवत 1900 तक। फिर आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? संवत 1900 से अब तक या वर्तमान समय तक। यानी जो राम कुमार वर्मा का भक्ति काल का समय था, रीति काल का समय था, वो आधुनिक काल का समय था। ये आचार्य शुक्ल के अनुरूप ही था। जितनी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने दी, उतनी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिर्फ जो पहला आदिकाल था उसमें थोड़ा संशोधन किया और अपना काल विभाजन किया। ठीक, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पश्चात आते हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण, इन्होंने काल विभाजन किया और उसका नामकरण किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन।
ठीक, देखिए इसकी भी सारणी बना लेते हैं। ठीक है, नामकरण और समय सीमा या कालखंड कह लीजिए। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल। ठीक, और इसकी जो समय सीमा दी वो क्या दी? सन 1000 से सन 1400 तक। भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, क्या? पूर्व मध्यकाल, इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी? सन 1400 से कितना? सन 1700 तक, 1700 ईस्वी तक। ठीक, इसके पश्चात आपका उत्तर मध्यकाल, इसकी समय सीमा क्या है? सन 1700 से 1900 ईस्वी तक। और फिर आपका है आधुनिक काल, इसकी जो समय सीमा है वो क्या है? सन 1900 से अब तक या वर्तमान समय तक। ठीक, तो ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण हुआ। अब देखिए, ध्यान देने बात एक योग्य ये है कि जो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन था, उन्होंने जो समय सीमा दी वो किसमें दी? सन में, संवत में। ठीक, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आगे एक और विद्वान हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, उन्होंने जो समय सीमा बांधी या काल विभाजन किया, उन्होंने जो समय सीमा दी वो किसमें दी? सन में। तो हम लोगों को भ्रमित नहीं होना है। सबसे पहले हमको सन और संवत में क्या अंतर होता है ये समझने की जरूरत है। ठीक, तो देखिए कि सन और संवत में क्या अंतर है। सन और संवत, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत भ्रम होता है कि आपका प्रश्न पूछ लिया गया, उसमें जो समय सीमा दी गई है सन में, आपने याद किया है संवत में, या आपसे पूछ लिया गया संवत में और आपने याद किया है सन में, तो फिर वहां ये प्रश्न आपका अवश्य ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सन और संवत में क्या अंतर होता है। देखिए, सन आपका छोटा होता है और संवत बड़ा होता है। यानी याद रखिए कि सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। कितने वर्ष का? 57 वर्ष का। यानी सन छोटा होता है और संवत बड़ा होता है। सन से संवत, या यूं कह लीजिए कि सन से संवत 57 वर्ष बड़ा है, या यूं कह लीजिए कि संवत से सन 57 वर्ष छोटा है। बात एक ही होगी। जैसे आप देख लीजिए प्रयोग के अनुसार कि आपका देख लीजिए सन दिया है 1950, ठीक, ये आपका सन हो गया। और यदि आपको संवत ज्ञात करना है, क्योंकि संवत 57 वर्ष सन से बड़ा है, तो फिर आपको 57 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक, 2007। ये आपका क्या हो गया? संवत। और ये आपका क्या है? सन। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वो संवत में किया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तथा
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आपका किसमें किया? सन में किया। तो देख लेते हैं अगले जो कवि हैं हमारे, ये विद्वान हैं, इतिहासकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। का काल विभाजन। इन्होंने क्या किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही जो काल विभाजन था उसी के अनुरूप का है, ठीक, उसी का अनुसरण किया। बस ये था कि आचार्य शुक्ल ने संवत में कालखंड बताया, समय सीमा बांधी, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन में। तो देखिए नामकरण और समय सीमा, ठीक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल। ठीक है। इसकी समय सीमा क्या दी? सन 1000 से। क्या पहला जो काल था वो क्या था? आदिकाल। इसकी जो समय सीमा थी सन 1000 से सन 1350, ठीक। फिर पूर्व मध्यकाल, इसकी जो समय सीमा हो गई क्या? सन 1350 से सन 1650। और उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा हो गई वो क्या? सन 1650 से सन 1850। फिर अंत में क्या है आपका? आधुनिक काल। इसकी समय सीमा क्या होगी? सन 1850 से वर्तमान तक, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन हुआ, नामकरण हुआ, ठीक है। अब आगे इसके जो काल विभाजन हो गया, नामकरण हो गया, इसके पश्चात में आता है कि यह प्रश्न भी काफी विवादित था कि हिंदी का प्रारंभ, जो हिंदी साहित्य का आरंभ है वो कहां से माना जाए, ठीक है। तो पहले विद्वान हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने क्या कहा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी, यानी जो प्राकृत की अंतिम अवस्था थी, अपभ्रंश वो पुरानी हिंदी है। और राजा मुंज को पुरानी हिंदी का कवि मानते हुए इन्होंने क्या कहा कि 10वीं शताब्दी की जो अंतिम अवस्था थी या अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना, ठीक। इसके पश्चात में फिर दूसरे कवि या दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि जो हिंदी है वो अपभ्रंश का प्राकृत भाष है, प्राकृत का आभास है, उसमें प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी है। आचार्य शुक्ल ने ये कहा। तथा सन 993 ईस्वी से हिंदी का प्रारंभ माना। किस सन से? सन 993 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके पश्चात में फिर आते हैं अगले विद्वान भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने कहा कि जो ये कहा कि हिंदी की जो आरंभिक रूप को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि ये अवहट्ठ है। जो हिंदी, भोला शंकर व्यास ने कहा कि हिंदी का जो आरंभिक रूप है वो क्या है? अवहट्ठ है, यानी
हिंदी के आरंभिक रूप को आचार्य भोला शंकर व्यास ने अवहट्ट नाम से अभिहित किया। फिर इसके पश्चात में आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया और हिंदी के सभी कवियों, प्रारंभिक एवं हिंदी के जो सभी प्रारंभिक कवि थे, उन सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की कि जो अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के जो कवि हैं वो हिंदी साहित्य के कवि माने जाएंगे, हैं, उनको हिंदी साहित्य के कवियों की मान्यता प्रदान की। तो ये आपका हो गया हिंदी साहित्य का आरंभ, कहां से माना जाए, किस विद्वान से माना जाए। ठीक है, इसके पश्चात में आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। ये प्रश्न भी बहुत ही विवादास्पद रहा। हिंदी का प्रथम कवि, देखिए इसमें भी बहुत विवाद उत्पन्न हुए। विद्वान एक दूसरे के मत से सहमत नहीं हो रहे थे। ठीक है, देखिए इस समय सारणी बना लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, क्रम पहले कवि हैं आपके कौन, कवि समय। ठीक, और लेखक क्या माना, किसने माना, मतलब किन किन लेखकों ने प्रथम कवि माना। ठीक है, देखिए सबसे पहले कवि हैं आपके कौन, कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए तो कौन कवि है, पुष्य, या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा पुण्य। इनका जो समय था वो क्या था, 7वीं शताब्दी, यानी 7वीं शताब्दी के कवि हैं। इनको प्रथम कवि किसने किसने माना, पहले विद्वान थे शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। इन्होंने कहा कि हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुण्य को माना, जो 7वीं शताब्दी के थे। दूसरे जो कवि थे वो कौन थे, शरहपा, ये 8वीं शताब्दी के कवि थे। इनको किस लेखक ने, किस विद्वान ने प्रथम कवि माना, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक, तीसरे कवि आते हैं शरहपा के बाद में आपके स्वयंभू। ये भी 8वीं शताब्दी के कवि हैं और इनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। राम कुमार वर्मा, मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि होंगे। ठीक, इसके पश्चात में अगले कवि थे कौन, शालिभद्र सूर्य। ये आपकी किस शालिभद्र सूर्य किस सदी के कवि थे, 12वीं शताब्दी के। इनको किसने माना, गणपति चंद्र गुप्त ने। और 5वें जो कवि माने गए कौन, प्रथम कवि जो विवादास्पद थे, अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान किस युग के कवि थे, 13वीं शताब्दी के। और इनको किसने माना पहला कवि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए
तो लेखक हुए कौन कौन? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। उन्होंने कहा कि पुष्य या पुण्य हिंदी के प्रथम कवि होंगे या हैं। राहुल संकृतन ने कहा कि नहीं, सराहपा हिंदी के सर्वप्रथम प्रथम कवि ठहरते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू प्रथम कवि माने गए। गणपत चंद्रगुप्त के द्वारा 12वीं शताब्दी के शालभद्रसूर को प्रथम कवि माना गया और 13वीं शताब्दी के जो अब्दुल रहमान हैं उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वो हिंदी के प्रथम कवि माने गए। ठीक, लेकिन सबसे जो उपयुक्त कवि हैं वो सिद्ध कवि सराहपा। विद्वानों में बहुत मतभेद रहे, उन पे बहुत ही विचार विमर्श हुआ, लेकिन अंतिम में जो निर्णय आया वो क्या कि हिंदी का जो प्रथम कवि होगा वो कौन? सराहपा। जो राहुल सांकृत्यायन का मत था वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो प्रथम कवि थे सराहपा, वो हिंदी के प्रथम कवि माने गए। ठीक, तो ये आपका हुआ आज काल विभाजन हुआ और हिंदी का प्रारंभ किससे माना जाए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए, इस पर चर्चा आज हुई। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में अगले जो युग है आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे कि आदिकाल में कौन कौन से कवि या उनका आदिकाल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, क्या विशेषताएं थी, उसका जो समय सीमा थी वो क्या थी, भक्तिकाल की समय सीमा क्या थी। इस तरह से आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।